Welcome students, my name is Tarun Sachdeva. This is my lecture 7th on basic element of mechanical engineering. Before starting my lecture, I request you to follow us on Facebook, Twitter and our YouTube channel. Uh, Today's lecture is basically based on your previous knowledge. आप लोगों ने पहले अपने 12th और 10th की ड्यूरेशन में प्योर सब्सटेंस एंड फेज चेंज प्रोसेस है ना, लेटेंट हीट, ये सब पढ़ा है ना। और उसी के नॉलेज को यूज करते हुए आज हम उस नॉलेज को रिवाइज करेंगे एंड वी विल फर्दर यूज दैट नॉलेज इन आर थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में हम कैसे उसको यूज करें और कैसे वो हमारे एनालिसिस में काम आता है कि प्योर सब्सटेंस के एनालिसिस और उसकी जो प्रॉपर्टी डायग्राम, दैट टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम जो बनते हैं हमारे, वो कैसे हम कैसे बनते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, है ना। वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंस से। व्हाट आर द प्योर सब्सटेंस? Basically, the definition says that a substance that has a fixed chemical composition throughout is called pure substance. It means कि जो वो पूरा सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस में जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है, अगर वो मैं किसी भी लोकेशन पे कहीं पर भी चेक करूं तो वो मुझे सेम मिलनी चाहिए, तभी मैं उस सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज कर सकता हूं। ठीक है। और ये डिफरेंट मिक्सचर, बेसिकली जैसे वाटर है, वाटर एक एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का, है ना। उस वाटर के अंदर हर अगर सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है ना, और इस ग्लास ऑफ वाटर में अगर हम कहीं पर भी पानी की केमिकल कंपोजिशन को देखेंगे, यहाँ पर देखें तो ये क्या है, H2O। इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सेम है, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, है ना। सो दैट इज हाउ दिस सब्सटेंस इज टर्म्ड एज प्योर सब्सटेंस। क्लियर? सो अब दो मिक्सचर वेरियस केमिकल एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के मिक्सचर को भी हम प्योर सब्सटेंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो वो मिक्सचर है वो थ्रू आउट दी मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन होमोजीनियस होनी चाहिए, है ना। ये हमने 12th में, हमने अपनी केमिस्ट्रीज में ये सब पढ़ा है, दैट व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। अब उसी को हमें यूज करना है और फर्दर हम थर्मोडायनेमिक्स में इस टर्म का क्या यूटिलाइजेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको समझना है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में प्योर सब्सटेंस को हमें क्यों समझना पड़ा? देखो, बेसिकली क्या है कि फ्लूइड से के हीट इंटरेक्शन को या किसी भी सब्सटेंस के, मेटल के हीट इंटरेक्शन को अगर हमें समझना है, एनर्जी एनालिसिस को अगर हमें करना है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में होगा, है ना। और थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली जब उसके एनर्जी को, एनालिसिस को हम देख रहे होंगे और हम ये देख रहे होंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस कर देने से उसकी एनर्जी के इंटरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है, या फिर हम ये देख रहे होंगे कि हम अगर एनर्जी में के इंटरेक्शन में चेंज करें तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या चेंज हो रही हैं, क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोसेस में कितनी एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है, या वो कितनी प्रॉपर्टीज में चेंजेस करें कि उसका एनर्जी लेवल इतना चेंज हो जाए, है ना। ये सब एग्जांपल है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के। सो अब क्या है कि हमें उसके प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना होगा, है ना। प्रॉपर्टीज लाइक हमने पढ़ा है प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी, वॉल्यूम, है ना, मास, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, ये हमने सब पढ़ी है ना। ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव करके प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अब क्या है कि जब हमारा एक सब्सटेंस पे हम एनालिसिस कर रहे होंगे तो वो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थ्रू आउट दी सब्सटेंस सेम हो। इसका मतलब क्या कि सपोज अगर वो एक वाटर, जैसे वाटर है ना, ऐसा ना हो कि वाटर का कुछ कंटेंट तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है और कुछ कंटेंट हमारा 90 पे बॉईल हो रहा है ना। तो वो इस रिस्पेक्ट में एट अ पर्टिकुलर स्टेट मतलब उसकी करेक्टर को बताना, और उस स्टेट को मैं कैसे पता करूंगा, उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू पता करूंगा। और वो मिक्सचर जब तक होमोजीनियस नहीं होगा तो उसकी फिक्स्ड एक प्रॉपर्टी कैसे होगी, है ना। सो दैट इज व्हाई दिस प्योर सब्सटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सपोज करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा क्या, दैट वी हैव वाटर
हमारा एक वाटर है, ग्लास है जिसके अंदर वी हैव वाटर, है ना, ये पानी रखा है और पानी में हमने किसको मिक्स किया, हमने पानी के अंदर ऑयल को मिक्स कर दिया, ऑयल को मिक्स किया। तो यू नो वेरी वेल कि ऑयल क्या होता है, वो इसके साथ होमोजीनियसली मिक्स नहीं होगा, है ना, और मिक्स नहीं होगा तो होगा क्या कि कहीं पर तो जो वाटर कंटेंट है, जैसे ऑयल क्या होता है उसकी डेंसिटी कम होती है ना, तो वो क्या होता है ऊपर ऊपर तैरने लगता है ना, जिसकी वजह से जो जो कंपोजिशन है थ्रू आउट दी सब्सटेंस, अगर ये पूरा सब्सटेंस है मेरा, इसका कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा, है ना, ये यहां पर जो होगा यहाँ पे वाटर है एंड इसका बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है, वी नो वेरी वेल दैट इट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, है ना, बट यहाँ पे जो मिक्सचर है इसमें ऑयल भी है, मिक्स है, तो इसका जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये सब जो होगा वो चेंज हो जाएगा। सो दैट इज वाई दिस दिस सब्सटेंस कैन नॉट बी टर्म्ड एज प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज नॉट होमोजीनियस थ्रू आउट, है ना, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है थ्रू आउट जो है वो होमोजीनियस नहीं है। सो दैट इज हाउ द प्योर सब्सटेंस इज इंपॉर्टेंट एज इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में इसको स्टडी करना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्लियर? नाउ यू हैव सीन दिस ग्राफ इन योर 12th केस, है ना, 12th की स्टडीज में, केमिस्ट्री में आपने इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखा होगा। ये बेसिकली क्या है, ये पीवी पे प्रेशर एंड वॉल्यूम पे हमारा प्रॉपर्टी, इसके फेस चेंज को ड्रॉ किया गया है और किस सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑन फ्रीजिंग, है ना, उसको ड्रॉ किया गया है। तो अब क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जनरली फ्लूइड से डील करते हैं, ठीक है, सॉलिड पार्ट से डील नहीं करते। सो दिस इज व्हाट, इससे इधर अगर प्रेशर टेम्परेचर प्रॉपर्टीज होंगी तो हमारा सब्सटेंस किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर सॉलिड लिक्विड में इस तरीके से प्रॉपर्टीज होंगे। कोई पॉइंट यहाँ पे है, सपोज वॉल्यूम इज दिस, है ना, और प्रेशर इज दिस, अगर वो सब्सटेंस ऐसा है, उसका वॉल्यूम ये है, प्रेशर ये है, तो इस टाइम पे वो कहां पे होगा, किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट हमने पढ़ी थी उसी को थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या है कि हम सॉलिड्स में डील नहीं करते, सॉलिड लिक्विड में डील नहीं करते, हम सिर्फ लिक्विड फेज, वेपर फेज में डील करते हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस ग्राफ इज फर्दर for the study in thermodynamics is consider as this, है ना, हमने बस इस पार्ट को, सॉलिड के पार्ट को हटा दिया और लिक्विड फेज को हटा दिया, हमने सिर्फ क्या लिया है, दैट इज लिक्विड। तो इस कर्व से इधर, इस कर्व, ये कर्व कौन सा है, दिस कर्व, है ना, इससे इधर क्या है, सब लिक्विड है, इसमें क्या है, लिक्विड प्लस वेपर है, एंड इस कर्व से ऊपर सब कुछ क्या है, वेपर फेज में, है ना। तो ये तीन स्टेट्स हो गई, है ना। अब क्या है कि अगर वो इस, सपोज दिस इज द पॉइंट एट दिस वॉल्यूम एंड प्रेशर, इफ यू हैव सब सब्सटेंस, है ना, तो उस सब्सटेंस का पीवी ग्राफ ऐसा है ना, उस सब्सटेंस का पीवी ग्राफ ऐसा है और वो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे रखा है, तो वो किस फेज में होगा, लिक्विड और वेपर फेज में होगा, ठीक है, वो लिक्विड और वेपर फेज में होगा। अब क्या है कि ये मैं इसके कैसे ये ग्राफ बनता है ये आपने 12th में देखा है ना, मैं उसकी उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं जा रहा हूं, हाउ दिस ग्राफ इज फॉर्म। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ, है ना। ये ग्राफ जो है, पीवी ग्राफ जो है, जो पीवी डायग्राम है, उसमें जो स्टेजेस हैं, जो स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट में हमारा सब्सटेंस रहता है, जो ये लाइंस हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये पॉइंट है, इसका क्या मीनिंग है, ये जो लाइंस, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस जा रही हैं, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर हीटेड, सैचुरेटेड, है ना, कंप्रेस्ड लिक्विड, ये सब हमें आज ये इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है, ठीक है, इसमें हमें समझना है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमें मतलब हम इसको समझते चलते हैं। फर्स्ट कंसीडर व्हाट इज कंप्रेस्ड लिक्विड, है ना, कंप्रेस्ड लिक्विड क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन को, है ना। व्हाट इज कंप्रेस्ड लिक्विड, बेसिकली
एक ऐसा लिक्विड जो कि ऐसा लिक्विड है कि हमारा जो सपोज कोई सब्सटेंस है ना, वो इस पॉइंट पे है ना, अगर उसका प्रेशर और वॉल्यूम, सॉरी, प्रेशर ये एंड वॉल्यूम दिस, if it is this that substance is at this pressure and this volume, then this this will be in liquid phase, और हम उसको थर्मोडायनेमिक्स में कंप्रेस्ड लिक्विड के फॉर्म में, कंप्रेस्ड लिक्विड के नाम से समझते हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द लिक्विड फेज ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? नाउ कम्स, अच्छा ये पता कैसे चलेगा, कैसे हम बताएंगे? उसकी प्रॉपर्टीज से हम बता सकते हैं कि वो किस फेज में है। उसका प्रेशर अगर टेम्परेचर हमें दिया गया हो तो हम बता सकते हैं कि दिस सब्सटेंस इज इन व्हाट फेज। ठीक है, वो देखेंगे कि कैसे फर्दर, कि कैसे वो कैसे पता चलता है ना। नेक्स्ट इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड एक टर्म होती है जिसका मीनिंग हमें समझना बहुत जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? देखो, इस वर्ड को एज अ इंग्लिश हम जनरली बहुत यूज करते हैं, दैट आई एम सैचुरेटेड विद दिस, है ना, कि सैचुरेटेड मतलब अब बस इतना ही, है ना। अगर आपने कुछ और फीड किया या कुछ और चेंजेस लाए तो आप मेरी स्टेट सडनली चेंज हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं ए सब्सटेंस इज सैचुरेटेड, इट मींस अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज में या उसको कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसकी स्टेट में सडन चेंज आ जाता है। ठीक है, तो सडन चेंज आएगा। सपोज करते हैं, हम लेते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। ओके, लिक्विड। सो दिस लाइन, लेट मी rub this line is what, this is basically this whole line। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो सब्सटेंस उन प्रॉपर्टी, उस प्रेशर, उस वॉल्यूम पे अगर रखा है तो वो सैचुरेटेड लिक्विड में फेज में कहलाएगा। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाती है। यहां से लेकर के इस पॉइंट तक, जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इस पॉइंट तक जो भी लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड लिक्विड प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या होता है? देखिए, सैचुरेटेड लिक्विड मतलब ऐसा लिक्विड अगर वो सैचुरेटेड है एट दैट पॉइंट, इफ इट इज सैचुरेटेड, तो जैसे ही हम उसको थोड़ी सी भी हीट दें, अगर हम उसमें जरा सा भी हीट करें, जरा सा भी टेम्परेचर दें, तो वो एकदम से चेंज होने लगेगा। किसमें? वेपर फेज में। वो लिक्विड एकदम से चेंज करने लगेगा, किसमें? लिक्विड फॉर्म में। तो सैचुरेटेड लिक्विड को अगर आप थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो वो किसमें चेंज होने लगेगा? इट विल चेंज, इट विल स्टार्ट चेंजिंग। मतलब कंप्लीटली चेंज नहीं हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट चेंजिंग इट्स फेस इन वेपर। ठीक है, वो लिक्विड वेपर फॉर्म में जाना स्टार्ट कर देगा। सो सैचुरेटेड लिक्विड मतलब जरा सा भी आपने उसको हीट देना शुरू किया तो वो वेपर फेज में चेंज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो सैचुरेटेड हो चुका है। सपोज आप क्या कह रहे हैं, इसका एग्जांपल हम देते हैं। जैसे आपका वाटर जो है वो जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो इस टाइम पे वो क्या है? वो सैचुरेटेड लिक्विड है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में रखा है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड है। अब आप इसको हीट देंगे, इफ यू विल गिव हीट टू दिस वाटर, तो ये स्टार्ट करेगा क्या? वेपर बनाना, है ना, स्टीम में, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब वेपर में वो हीट जो लेगा, उस हीट को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। आपने ये पढ़ा है ना, लेटेंट हीट। आप उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। दिस हीट विल बी गिवन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विच टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस। कब तक आप इस हीट को देते रहेंगे, लेटेंट हीट को? जब ये कंप्लीटली सैचुरेटेड
सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए या कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। नाउ सैचुरेटेड वेपर क्या हुआ, है ना, जैसे सैचुरेटेड लिक्विड है वैसे ही सैचुरेटेड वेपर भी है। सैचुरेटेड वेपर मतलब सैचुरेटेड वेपर एक ऐसी वेपर है जिसमें से अगर आप थोड़ी सी भी हीट निकालें, इफ यू रिमूव small amount of heat from a saturated vapor, it will start condensing into water. It will start condensing into water. So what it will give? So minus मतलब removing the heat, है ना, removing the heat, it will start कंडेंसिंग। कंडेंसिंग मतलब क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही सैचुरेटेड वेपर में अगर आप हीट को रिमूव करोगे तो वो स्टार्ट कर देगा कंडेंस होना, ठीक है। तो वो ऐसी वेपर क्या कहलाती है, सैचुरेटेड वेपर कहलाती है। तो ये जो लाइन जा रही है, दिस लाइन इज अ सैचुरेटेड वेपर लाइन। एट any point on this line is called saturated point. This is saturated point and properties corresponding to this point. Properties मतलब suppose this is drawn on PV diagram, then this pressure is known as saturated pressure and this volume is known as saturated volume. Clear? This is saturated volume. क्लियर। सो व्हाट इज सैचुरेटेड मतलब सडन चेंज आ जाना, आपने कुछ भी उसमें चेंज किया तो अब वो भर चुका है, जरा सा भी कुछ चेंज करोगे तो वो अपनी स्टेट में चेंज कर देगा। सैचुरेटेड लिक्विड, सिमिलरली ये जो लाइन कहलाई सैचुरेटेड लिक्विड एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पॉइंट कहलाया दैट इज सैचुरेटेड, अगेन सैचुरेटेड पॉइंट। इसका थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। इस ग्राफ को आगे हम जो भी स्टडी करेंगे, जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक, इससे रिलेटेड टर्म्स का यूज होना बहुत होगा। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिकली जो स्टीम यानी कि वाटर का, जैसे ये किसी सब्सटेंस का है ना, ऐसी वाटर का भी पीवी डायग्राम होगा, है ना। तो ये जो डायग्राम है पीवी डायग्राम और जो वाटर है इसके रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करके डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट प्रेशर में मेंटेन करके एक टेबल में रखा गया है जिसको बोलते हैं स्टीम टेबल। हम उसको भी देखेंगे कि वो कैसे रीड की जाती है, कैसे उसका यूज किया जा सकता है थर्मोडायनेमिक्स के एनालिसिस में, ठीक है। सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर। नेक्स्ट इज सुपर हीटेड वेपर। एक वेपर होती है जिसको बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर हीटेड वेपर। देखिए ये सेम ग्राफ, ये जो सैचुरेटेड वेपर फेज है, ये जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, इससे बियॉन्ड अगर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी पे सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो पॉइंट कहलाएगा, वो जो उसका फेज कहलाएगा, दैट विल बी सैचुरेटेड वेपर फेज। और उस रीजन को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। इस प्रेशर को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड प्रेशर। इस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वॉल्यूम। क्लियर। अब सैचुरेटेड वेपर है क्या, बेसिकली ये एक ऐसी वेपर है जो कि सैचुरेटेड वेपर को, जो कि सैचुरेटेड वेपर को उसके सैचुरेटेड टेम्परेचर से ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे करके डेवलप की गई हो, ठीक है। दिस सुपर हीटेड वेपर इज अ वेपर विच इज फॉर्म when a saturated vapor is heated beyond the saturated temperature। मतलब अगर मैं उस सपोज यहां पे कोई वेपर रखी है ना, कोई वेपर है जो सैचुरेट हो चुकी है, तो सैचुरेटेड वेपर होगी। उस सैचुरेटेड वेपर को मैं हीट दे रहा हूं, और ये जो हीट दे रहा हूं ये किस प्रोसेस से दे रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से, है ना। किस प्रोसेस से, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से, मतलब उसका प्रेशर नहीं चेंज कर रहा है। और जब मैं उसको हीट दे रहा हूं
तो ऐसे टाइम पर हीट देने पर वो जो वेपर है सडनली जिस फॉर्म में जाएगी रहेगी वेपर फॉर्म में, लेकिन वो फॉर्म ऑफ वेपर विल बी नोन एज सुपर हीटेड वेपर। क्लियर? सो सुपर हीटेड वेपर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड सुपर हीटेड वेपर। मतलब सैचुरेटेड वेपर को अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया है तो वो अब सुपर हीटेड वेपर में बदल गई होगी। रहेगी वो अभी भी क्या? वेपर फेज में ही रहेगी। क्लियर है? अच्छा, ये जो पीवी डायग्राम है और टीएस ये डायग्राम्स आपने पहले पढ़े हुए होंगे कैसे ड्रॉ होते हैं। मैं आपको जस्ट इनका यूज समझा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में आगे एनालिसिस हम करेंगे तो कैसे हम इनका यूज करते हैं। जैसे ये पीवी डायग्राम है, ऐसी एक हमारा होता है टीएस डायग्राम। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। ठीक है, ये एंट्रोपी क्या होता है ये आगे हम लेक्चर्स में समझेंगे। This is entropy. Okay, so this graph of TS is something like this. ठीक, सो ये होता है टीएस डायग्राम। ये सिमिलर इसकी तरह से इसका डॉम होता है। क्लियर? और इस पर जो ये लाइंस, ये इस तरीके से लाइंस जाती हैं, ये कुछ लाइन होती हैं, ये कहलाती हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। मतलब ये कैसे बनाया गया? वाटर को, सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ वाटर। वाटर को हमने एक प्रेशर पे हीट करना शुरू करा और उसकी टेम्परेचर और एंट्रोपीज को डिफरेंट उस प्रेशर, उसी प्रेशर पे टेम्परेचर और एंट्रोपी को मेजर करके अगर हम पॉइंट्स को प्लॉट करें और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो इस तरीके से हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, और ये जो लाइंस कहलाती हैं ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन कहलाती है। दीज लाइंस आर, P इज कांस्टेंट। मतलब इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करो तो जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब इस पर प्रेशर कितना रहेगा? P1 और इस पर प्रेशर कितना रहेगा? P2। नाउ हमने सैचुरेटेड समझ लिया, सुपर हीटेड समझ लिया, तो ये जो बीच का इसको बोलते हैं डोम। इसको बोलते हैं डोम। दिस इज व्हाट? डोम। इन बोथ द केसेस दिस इज सेम, है ना। यहां पर क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड प्लस वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों होमोजीनियसली रहते हैं। अगर किसी भी सपोज वाटर है ना, और उस वाटर का प्रेशर इतना है और सॉरी वॉल्यूम इतना है और प्रेशर इतना है, तो एट दैट टाइम इफ दी प्रॉपर्टीज आर इन सच अ वे कि प्रेशर इतना और वॉल्यूम इतना, तो जो उसका स्टेट होगा वो क्या होगा? उसमें लिक्विड और वेपर दोनों फेसेस होंगे, दोनों इक्विलिब्रियम में उसमें एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डॉम ऑफ द डायग्राम। एंड एट इज इन दिस डोम लिक्विड एंड वेपर विल रिमेन इन होमोजीनियसली, है ना। दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए कि इस डोम के ड्यूरेशन में आपका जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये क्या है? लेटेंट हीट जाती है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दैट इज हाउ दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल इन दिस डोम, because during the latent heat the temperature is constant, okay, and along this pressure is also constant. So suppose करो आपको अगर बोला जाए कि आपके पास वाटर है दैट इज इन एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगर बोला जाए कि आपके पास वाटर है और पैन में वाटर है जो कि बॉईल हो रहा है ना, तो उसका इनवेरिएबली टेम्परेचर आप बता सकते हो कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो दोनों डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। बोथ आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ व्हाट? लिक्विड प्लस वेपर फेज, है ना। या फिर इसको एक नाम और दिया जाता है, इन वेट रीजन। इस रीजन को क्या बोला जाता है? इसको वेट रीजन भी बोला जाता है। ओके, दिस इज अ वेट रीजन। वेट रीजन मतलब लिक्विड एंड वेपर आर को एग्जिस्टिंग। सो
इन वेट रीजन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। व्हाट डज इट मीन? डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट मतलब अगर प्रेशर उतना है तो टेम्परेचर उतना फिक्स है ना। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स है ना, कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेगा। और अगर मैं उल्टा बोलूं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल तभी करेगा जब प्रेशर कितना हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, है ना। तो ये इनवेरिएबली एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? ये किस किस केस में होते हैं? जब हमारा रीजन वो किस में एग्जिस्ट करे? वेट रीजन में एग्जिस्ट करे। क्लियर? अब क्या है कि ये तो हो गया इनकी डिटेलिंग कि क्या होता है कंप्रेस्ड लिक्विड, क्या सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, वेट रीजन, सुपरहीटेड रीजन। Now we need to understand how to calculate the properties of steam. बेसिकली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लिक्विड वाटर के फेजेस से इंटरेक्शन करते हैं ना, वाटर के फेजेस को एनालिसिस करते हैं। अब वाटर के फेजेस में क्या आता है कि वो लिक्विड फेज में होगा, फिर लिक्विड और वेपर फेज में होगा, देन वो किसमें? वेपर फेज में होगा। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है, जैसे कि एंथैल्पी हो गया, है ना, जैसे कि इंटरनल एनर्जीज हो गई। ठीक है, क्योंकि वाटर जो है, जो वेपर है, जो स्टीम है, वेपर और स्टीम, वेपर और स्टीम ये जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस ना होने की वजह से जो सॉरी 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 इट इज प्योर सब्सटेंस बट दे आर नॉट आइडियल गैस। वेपर इज नॉट अ आइडल गैस, है ना। वेपर जो है वो आइडल गैस नहीं है। अगर वो आइडल गैस नहीं है तो हम उसकी जो इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी उसको हम सीपीटी और सीवीटी नहीं लिख सकते, और पीवी इक्वल्स टू एमआरटी का एप्लीकेशन भी यूज नहीं कर सकते। तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट होंगी? उसकी प्रॉपर्टी बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए हम स्टीम टेबल का यूज करते हैं, और स्टीम टेबल को हम उसके स्टेट के बेसिस पे, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यही सब आज हमें डिस्कस करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम इन डिफरेंट कंडीशन। डिफरेंट कंडीशन मतलब केस फर्स्ट लेके चलते हैं, जब वो कंप्रेस्ड लिक्विड हो। ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड, दिस इज कंप्रेस। कंप्रेस लिक्विड का मतलब क्या हुआ? वो किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो जो उसकी एंथैल्पी या प्रॉपर्टीज होंगी वो किस में होंगी? वो उस प्रेशर पे, ठीक है, उस प्रेशर पे उसके फ्लूइड की एंथैल्पी होगी। ठीक है, उसके फ्लूइड की, एफ मतलब फ्लूइड, एफ इज फ्लूइड, यू इज इंटरनल एनर्जी, एच इज फ्लूइड, सॉरी एंथैल्पी, एंड एफ इज फ्लूइड। नाउ ये एच एफ एच जी क्या होता है? देखो बेसिकली जो हमारी स्टीम टेबल होती है वो इस तरीके से दिखती है ना। देखिए अभी दिखा दो, दिस इज द स्टीम टेबल, दिस इज प्रॉपर्टी टेबल एंड चार्ट। सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड जो हमारी स्टीम टेबल होती है बेसिकली वो हमें दो फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, एक होता है हमारा कि वो क्या हो कि वाटर, सैचुरेटेड वाटर होती है, इन जो वैल्यूज होती है वो टेम्परेचर टेबल, टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, मतलब फर्स्ट कॉलम में टेम्परेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सैचुरेटेड प्रेशर, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ठीक है, ये इस तरीके से प्रॉपर्टी अरेंज होती है। दूसरी टेबल होती है सुपर हीटेड टेबल। ठीक है, दूसरी टेबल होती है सुपर हीटेड, वो कैसी दिखती है? वो इस तरीके से होती है। ठीक है, इसमें प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी मेंशन होती है। इसको कैसे पढ़, एक होती है सैचुरेटेड वाटर टेबल इन दी वैल्यू ऑफ प्रेशर, प्रेशर मतलब फर्स्ट कॉलम में प्रेशर मेंशन होता है ना, और जो हमने पहले देखी थी उसमें फर्स्ट कॉलम में टेम्परेचर मेंशन होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो अभी मैं समझाता हूं। अब इसमें एक चीज देखिए, मैं इसे क्यों दिखाना चाह रहा हूं आपको अभी, कि इसमें आप देखेंगे दो प्रॉपर्टी, दो वैल्यूज दी होती है हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग। एक सैचुरेटेड लिक्विड की वॉल्यूम,
एक सैचुरेटेड वेपर की वॉल्यूम। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी लिक्विड की, F मतलब लिक्विड और G मतलब गैस और वेपर, है ना। तो यूजी। इसी तरीके से एंथैल्पी को मेंशन किया जाता है, इसी तरीके से एंट्रोपी को। यानी कि ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है, और एफ जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और जी जो है वो सैचुरेटेड गैस के कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दैट एफ इज सैचुरेटेड लिक्विड and G is saturated vapor. Clear? Now, अगर मुझे कहा गया you have a water, you have a compressed liquid at this pressure, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, उस प्रेशर टेबल में जाऊंगा और प्रेशर टेबल के कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पे सपोज मुझे दिया गया कि 1 किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज एंथैल्पी की है और इंटरनल एनर्जी सबकी है, यू भी है और एच भी है। तो यूएफ और यू एच एफ की जो वैल्यूज होगी डायरेक्टली मैं उसको ले लूंगा, एंड दैट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्रेस्ड लिक्विड एट दैट प्रेशर, ठीक है। सो एट this pressure take the values of fluid, हमें डायरेक्टली फ्लूइड की वैल्यूज को ले लेना, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और लिक्विड, इसको लिक्विड भी कहेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया कंप्रेस्ड लिक्विड के बारे में। नेक्स्ट इज केस सेकेंड इज इन केस ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर, दोनों की केस की बात करते हैं। सैचुरेटेड लिक्विड हो या सैचुरेटेड वेपर हो, तो सैचुरेटेड का मतलब आप समझ चुके हैं, है ना, कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। सपोज हमें क्या दिया है, प्रेशर दिया है और कहा है कि एट दिस प्रेशर, मतलब सपोज 1 किलो पास्कल पे हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड है। ओके, फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एट दिस प्रेशर। सो हम क्या करेंगे, अगेन उसी टेबल में जाएंगे, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग टू at this pressure we will take the value of properties of liquid, है ना। अगेन ये भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली, लिक्विड के कॉरस्पॉन्डिंगली, यानी कि यूएफ, एचएफ, एसएफ, वीएफ, है ना, ये जो भी वैल्यूज होंगी ये हमारी वैल्यू होंगी सैचुरेटेड लिक्विड की एट दिस प्रेशर। नाउ ये क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। अब अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड वेपर के बारे में, सैचुरेटेड वेपर, सो प्रॉपर्टीज एट दिस, सो अगर सपोज करो यहां तो प्रेशर दिया है और अगर टेम्परेचर दिया हो, सपोज 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है और कहा है कि यू हैव अ सैचुरेटेड वेपर एट दिस टेम्परेचर, सो वी हैव टू गो टू विच टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंगली टेबल में जाएंगे, उसमें हमें फर्स्ट कॉलम मिलेगा टेम्परेचर का। सपोज हमें किसके कॉरस्पॉन्डिंगली देखना है, 300 के, तो हम 300 केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंगली गए, और यहां पर जो भी यूजी, एचजी, एसजी, वीजी, इनकी जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम डायरेक्टली वी कैन टेक द वैल्यूज एज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। ये प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज में ले लेंगे, ठीक है। टेक द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर, और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, जी से, ठीक है। जी के कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।
सो ये हो गया सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड की बात। अब बात करते हैं सुपर हीटेड की। सुपर हीटेड, सुपर हीटेड वेपर की कैसे प्रॉपर्टीज को हमें फाइंड आउट करना है, फ्रॉम स्टीम टेबल, है ना, क्योंकि सारी वैल्यूज जो होंगी वो हमें स्टीम टेबल से ही मिलेंगी। ठीक है, तो सुपर हीटेड मतलब कौन सा रीजन, अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करूं, चाहे टीएस बनाओ चाहे पीवी बनाओ, अगर टीएस यूज करोगे तो प्रॉपर्टीज कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट टीएस डायग्राम मिलेगी, है ना। सो दिस इज योर टीएस डायग्राम, इट गोज लाइक दिस, एंड फॉर अ पर्टिकुलर प्रेशर दिस इज द लाइन, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है, इट इज टर्म्ड एज प्रेशर कांस्टेंट। ओके, सो प्रेशर कांस्टेंट, ये सपोज करो P1 कोई प्रेशर है, ठीक है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब उसने बोला कि इट इज सुपर हीटेड वेपर। सो सुपर हीटेड वेपर के लिए हमें यह पता होना जरूरी है कि उसको कितना सुपर हीट किया गया है। सपोज दिस इज P1, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक टी सैचुरेशन भी होगा, है ना, यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये टी सैचुरेशन होगा। दिस वैल्यू विल बी, सॉरी, let me rub this value will be T saturation at this pressure, है ना। तो ये जो T saturation है, सपोज इसकी कुछ भी वैल्यू होगी, दैट इज T saturated, तो आपने उसको कितना हीट किया इसी प्रेशर पे अबव दिस टेम्परेचर, वो ही सुपर हीट कहलाता है ना। तो हमें एक और प्रॉपर्टी की जरूरत होगी, दैट इज T। सो हमें क्या गिवन होगा, P1 and T also has to be given. So what I am writing that for superheated we need at least टू प्रॉपर्टीज, है ना, कम से कम टू प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है टू गेट ऑल दी वैल्यूज ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, है ना। इसी को हमने याद है स्टेट ऑफ पोस्टुलेट का नाम दिया गया था, है ना। तो ये क्या है, ये अदर प्रॉपर्टी है जिसकी जरूरत है हमें कि कितना टेम्परेचर उसका आपने एक्सीड किया है, उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि वो कितना, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। देखो इसको अगर मैं आपको टेबल से समझाऊं तो ये आपका टेबल्स हैं जिसमें आपको ये सुपर हीटेड टेबल के नाम से दिया गया होगा, सुपर हीटेड वाटर। अब हर प्रेशर देखिए, आप हर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग एक ब्रैकेट पे टेम्परेचर दिया गया है। ये टेम्परेचर बेसिकली क्या है, इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली सैचुरेटेड टेम्परेचर है। अगर इसको आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो इसको लीजिए 0.1 मेगा पास्कल, मेगा मतलब 10 की पावर 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रेशर में देखिए आपको क्या दिया गया है, ये क्या है 0.1 मेगा पास्कल। अगर मैं इसको किलो में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 10 किलो पास्कल, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 किलो पास्कल। सो मुझे 10 किलो पास्कल, मुझे प्रेशर की टेबल देखनी है ना। सो प्रेशर की टेबल देखने के लिए ये मैं आया सैचुरेटेड वाटर प्रेशर टेबल, प्रेशर टेबल में किलो पास्कल, मुझे क्या देखना है, किसके कॉरस्पॉन्डिंगली, दैट इज 0.1 मेगा पास्कल, मेगा 10 की पावर 3, सो 10 किलो पास्कल। सो 10 किलो पास्कल इज व्हाट, that is 45.81. This is what, T saturation, yes or no? So this is a T saturation, this is the pressure, इसके correspondingly कितना टेम्परेचर है, 45.81 डिग्री सेल्सियस। नाउ गो टू अनदर दिस सुपरहीटेड, और ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है 45.8, तो ये सिमिलर वैल्यू है। सो इट इज अ सैचुरेशन सिमिलरली टू दिस, है ना, ये भी इसी तरीके से मेंशन है। तो ये ब्रैकेट में जो टेम्परेचर दिए हो गए होंगे ये इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन टेम्परेचर है। नाउ आपको फर्स्ट कॉलम में इस प्रेशर पे, इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली फर्स्ट कॉलम में टेम्परेचर दिया है। ये टेम्परेचर क्या है, ये टेम्परेचर इस प्रेशर पे कितना सुपरहीट आपने किया उसकी वैल्यूज है। सपोज आपने क्या किया कि इस प्रेशर पे आपने उसको सुपरहीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पे,
तो 100 के कॉरस्पॉन्डिंगली, क्योंकि ये 100 जो है वो उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है, इसलिए उसको हमने क्या कहा, सुपर हीटेड वेपर कहा। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप टेबल में जाएंगे और यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेपर। यहां पर देखिएगा आपको सिंगल वैल्यू दी गई है, कोई एफ और जी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यहां पर सिर्फ एक ही फेज में है, विच इज अ वेपर फेज। सो ऑल दी प्रॉपर्टीज आर गिवन इन अ सिंगल वैल्यू। ओके, तो यहां से हम इनकी सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज हाउ we can find out the properties of the superheated vapor from the superheated table। अच्छा, तो इसमें आपको क्या समझना हुआ, how to check that given steam is a superheated स्टीम। सुपरहीटेड स्टीम और सुपरहीटेड वेपर, है ना। ये क्या मतलब, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि हमें कैसे पता चले कि वो स्टीम सुपरहीटेड है या नहीं। तो उसके लिए आपको दो वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, वन इज प्रेशर, अदर इज टेम्परेचर। अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर दिया है तो आपको क्या करना है, उस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली टी सैचुरेशन देखना है। वो हम सैचुरेटेड टेबल से देख सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया, है ना। तो टी सैचुरेशन आप देखोगे, अगर इफ, सो आई एम राइटिंग स्टेप्स ऑल्सो। फर्स्ट, check the value of T saturation from saturated pressure table। Now compare T saturation with or to given temperature। If T saturation is less than T, then it is superheated। क्लियर? सो ये क्या कहलाएगी, सुपर हीटेड स्टीम कहलाएगी और वेपर कहलाएगी। और उसकी प्रॉपर्टीज हम वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इस पे हम एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं थ्योरी पार्ट, फिर इस थ्योरी को हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द यूज ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट वन रिमेनिंग इज वेट रीजन। वेट रीजन में प्रॉपर्टीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो वेट रीजन में बेसिकली क्या है कि वेपर भी एग्जिस्ट करता है और आपका वेपर भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। ये आपने पढ़ा भी होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज बेसिकली the ratio of mass of vapor to the mass of total steam or the mass of total wet steam। okay, so mass of vapor, कितना mass of vapor exist करता है to the total mass of wet steam, है ना। wet steam होगा तभी आएगा, है ना। मतलब कि अगर ये कोई ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें पानी भी है और सम वेपर कंटेंट भी है, तो इस कोएग्जिस्टेंस में, वेपर के और लिक्विड के कोएग्जिस्टेंस में, अगर एक्स की ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करें तो ये बताता है कि इसके अंदर कितना वेपर कंटेंट है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल मास ऑफ द स्टीम। क्लियर? सो दैट इज द ड्राइनेस फ्रैक्शन, कितनी ड्राई वो स्टीम है। क्लियर? सो ये बताता है। नाउ
how to find out all the properties in wet region, that we have a formula, that is the total volume. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, the total volume of the steam or specific volume of the steam will be equals to Vf, that is Vf plus x Vg minus Vf. ठीक है, this is the relationship which is used to find out the specific volume of a given wet steam. Clear? This is specific volume. स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास. अच्छा, ये Vf और Vg की वैल्यू हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? सपोज दिस लिक्विड वेट स्टीम, इसको अभी मैं हमेशा बोलूंगा वेट स्टीम. दिस वेट स्टीम इज गिवन एट अ प्रेशर विच इज P और टेम्परेचर T. तो हम क्या करेंगे, हम स्टीम टेबल में जाएंगे, विल गो टू स्टीम टेबल विच इज दिस. अगर प्रेशर दिया है तो हमें प्रेशर टेबल में आना है. सपोज प्रेशर दिया है 1 किलो पास्कल, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम Vf फाइंड आउट कर सकते हैं, Vg फाइंड आउट कर सकते हैं, Uf फाइंड आउट कर सकते हैं, Ug फाइंड आउट कर सकते हैं, Hf फाइंड आउट कर सकते हैं, Hg फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, एक और वैल्यू दी गई है Ufg. ये कहीं कहीं स्टीम टेबल में, जैसे ये सेंजल एंड बोस की स्टीम टेबल है, अगर किसी और की स्टीम टेबल यूज कर रहे होंगे तो हो सकता है उसमें Ufg ना दिया हो. इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज Ug माइनस Uf. अभी मैं बताऊंगा दोबारा से. ठीक है, तो प्रेशर दिया हो तो प्रेशर टेबल को यूज करना है, और टेम्परेचर दिया हो तो टेम्परेचर टेबल को यूज करना है. क्लियर? सो ऐसे हम Vf और Vg की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर द वैल्यू ऑफ Vf and Vg, we have to go to the saturated steam table and corresponding to given pressure or temperature, we can directly read the values or take the values, ठीक है. सो ऐसे हम Vf और Vg की वैल्यूज को वहां से ले सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हमें एंथैल्पी को फाइंड आउट करना है, एंथैल्पी विल बी गिवन एज, दैट इज H per unit mass will be equals to Hf plus x Hg minus Hf. सो Hg माइनस Hf को आप क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को आप लिख सकते हैं Vfg, यानी कि Vg माइनस Vf, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली वहां दी भी है Vg Hfg, इसको Hfg लिख सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे हम एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं. सिमिलरली इंटरनल एनर्जी, that is U can be find out as Uf plus x Ufg. I am directly writing Ufg. Ufg को क्या लिखते हैं हम, Ug minus Uf. Clear? So that is how you can use this formula to find out the properties of the wet steam through the steam table. Clear? So let us do some example based on these concepts जो हमने अभी समझे हैं. उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को करके देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना. ठीक है, so let us take first example. A rigid tank contains
50 kg of saturated liquid. What it contains? Saturated liquid water at this temperature. Determine the pressure in the tank and the volume of the tank. Okay. First of all, we write the given values. What are the given values? That is, the rigid tank contain 50 kg of saturated liquid water. So mass of saturated liquid water is given, that is 50 kg. The temperature is also given. It is saturated temperature, so we can write T saturated 90 degree Celsius. Determine the pressure in the tank and the volume of the tank. So let us consider the tank, which is this rigid tank. Clear? Rigid मतलब कि ये जो टैंक है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है ना, ये रिजिड है. सो दिस इज अ रिजिड टैंक. और इसके अंदर क्या है? सैचुरेटेड वाटर है ना, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर है. सो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, कहां पर एग्जिस्ट करेगा. अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूं, टीएस ही प्लॉट कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर टीएस डायग्राम. That is this. So this is what? Saturated liquid line है ना, और ये क्या है? Saturated vapor line. तो ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? कुछ यहां पर. और एट दिस पॉइंट इसका टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेल्सियस. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्टीम टेबल से इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. सो लेट अस गो टू स्टीम टेबल. और दिया क्या है? टेम्परेचर है ना. सो टेम्परेचर दिया है तो हमें कौन सी टेबल यूज करनी होगी? सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर टेबल. नाउ टेम्परेचर टेबल में वैल्यू कहां पे जाना है? 90 डिग्री सेल्सियस. दिस इज टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. दिस इज द वैल्यू विच वी वांट टू नो. दिस इज 90 डिग्री सेल्सियस. सो 90 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड है. सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब हमने क्या समझा था? VF है ना. जो भी प्रॉपर्टी F के कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड के कॉरस्पॉन्डिंग है वही होंगी. और सैचुरेटेड है तो उसका मतलब उस समय उसका प्रेशर कितना होगा? द प्रेशर एट दिस टेम्परेचर विल बी इक्वल टू सैचुरेटेड प्रेशर विच इज 70.183. सो प्रेशर कितना हो गया? ये. और वॉल्यूम कितना हो गया? ये. सो ये वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम. ओके. सो स्पेसिफिक वॉल्यूम 0.0 डबल. इसकी वैल्यूज को हम यहां पे लिख लेते हैं. सो इट कम्स आउट टू बी द प्रेशर विल बी व्हाट? 70.183 and the specific volume, this is what? Specific volume which will be what? Again let us see the value, that is 0.00136. 0.00136. ओके, यही है. दिस इज द वैल्यू. यस. ओके. सो ये किस यूनिट, क्या यूनिट होगा? मीटर क्यूब पर केजी. ठीक है. आप इसको देख भी सकते हैं, इसकी यूनिट यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है, इसकी यूनिट यहाँ पे मेंशन्ड है. क्या है यूनिट? विच इज मीटर क्यूब पर केजी. ऐसी किलो जूल पर केजी. सो ये सारी यूनिट्स इसमें मेंशन है. ये कौन सी यूनिट्स है? एसआई में है. ठीक है, ये टेबल जो है एसआई में है. सो द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज दिस. और उसने पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ द टैंक. सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक विल बी व्हाट? मास ऑफ द वाटर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम. सो मास कितना है? 50 and the specific volume is 0.01036. So it comes out to be what? 0.0518 around, which is in meter cube. So volume of the tank or volume of the liquid, total liquid, will be equals to this. So that is how we can use the table. Considering more example for better understanding, a mass of 200 gram of saturated liquid water is completely vaporized at this pressure, pressure of 100 kilopascal. Determine the
volume change during this completely vaporization process and the amount of energy transferred to the water. So write the given values. So what are the given values? That is mass of the water which is 200 gram. अगर मैं इसको kg में convert करूं तो 1000 से divide, so it is 0.2 kg, and the pressure at which it is vaporized is 100 kilopascal. सो हमें पता है वेपोराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम उसको देते हैं. लेटेंट हीट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो दी गई हीट है वो लेटेंट हीट है ना. तो उस समय क्या हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, तो उसका प्रेशर क्या कहलाएगा, दिस सैचुरेटेड प्रेशर. अगर मैं इसको ग्राफ पे भी दिखाना चाहूं तो दैट इज टेम्परेचर, एंट्रोपी, and this is the dome, this is the pressure corresponding to which we are vaporizing, है ना. तो ये P प्रेशर है 100 किलो पास्कल के इक्वल, ठीक है. और प्रोसेस कहां से कहां हो रहा होगा, 1 to 2, क्योंकि वेपोराइजेशन है ना. तो ये लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, सैचुरेटेड वेपर में, है ना. तो यही सैचुरेटेड लिक्विड, देखो लिखा भी है, सैचुरेटेड लिक्विड वाटर से कंप्लीटली क्या हुआ, वेपराइज्ड हुआ. मतलब कंप्लीट, यहां सैचुरेटेड वेपर बन चुका है. कंप्लीटली वेपराइज होने का मतलब सैचुरेटेड वेपर बन चुका है ना. तो टू फाइंड ए एंड बी, है ना, एनालिसिस, अगर मैं एनालिसिस पे जाऊं तो अगेन आई हैव टू गो टू व्हाट, दिस प्रेशर, है ना, स्टीम टेबल पे जाना पड़ेगा. और ये प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे क्या वॉल्यूम चेंज निकालना है. तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, यहां पे जो वॉल्यूम होगी वो किसके बराबर होगी, ये जो वॉल्यूम होगी यहां पे जो होगा, वन स्टेट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्लूइड स्टेट एंड टू स्टेट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वेपर स्टेट, है ना. तो वॉल्यूम चेंज अगर मुझे निकालना है, सो वॉल्यूम चेंज स्पेसिफिक विल बी इक्वल टू व्हाट, Vg माइनस Vf. यस और नो, Vg माइनस Vf at which pressure, at given pressure that is P saturated 100 किलो पास्कल. तो अब मैं क्या करूंगा, I will go to directly steam table corresponding to the pressure, और मैं प्रेशर टेबल पे 100 किलो पास्कल पे पहुंच जाता हूं. दिस इज 100 किलो पास्कल. कैसे, यहां पे देखिए ये यूनिट लिखी है किलो पास्कल में, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 100 हो गया. मुझे वॉल्यूम निकालना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, और Vf की वैल्यू कितनी है, दिस, एंड Vg की वैल्यू कितनी है, दिस. यस और नो. सो वी फर्स्ट राइट दीज वैल्यू, दैट इज 0.001043 एंड 1.6941. सो अब हम इसको, V will be become 1.6941 minus 0.0010, that is 93. तो इसको माइनस करेंगे तो हमें V की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. 1.6941 माइनस 0.001093, that comes out to be 1.693007. ये क्या है, मीटर क्यूब पर केजी में, ठीक है. ये वॉल्यूम का चेंज आएगा ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. किस वॉल्यूम का, स्पेसिफिक वॉल्यूम का. अगर मुझे क्या चाहिए, आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट, भाई मास तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो सैचुरेटेड लिक्विड वाटर को अगर आप वेपर में बना देंगे तो मास तो सेम ही रहेगा. इफ यू वांट टू फाइंड आउट वॉल्यूम, देन दिस इज वॉल्यूम चेंज विल बी मास इनटू चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम. सो 0.2 इंटू 1.693007. सो इसकी मल्टीप्लाई हम कर दें किसमें, 0.2 into 1.693007. So it comes out to be 0.3386. That is in meter cube. So ये हमारा आंसर हो गया, है ना. नेक्स्ट,
नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट बी पार्ट इज हीट इनपुट, जो कि वेपोराइजेशन प्रोसेस में आपने दी होगी। ये क्या होगी? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होगी तो ये किस में जाएगी, है ना? देखो, इफ इट इज चेंजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, देन the change of enthalpy of this will gives to the energy input to the, so if I am writing Q as the energy, then mass into Hg minus Hf. Clear? Mass is 0.2, Hg and Hf के लिए again we will go to the steam table. Corresponding to this will take the value which is again directly HF and Hg, और हमें पता है that Hg minus Hf is HFG. So HFG की वैल्यू डायरेक्टली अगर ले लें 2257.5, 2257.5, so directly I have written this value. तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? That comes to 0.2 into 2257.5. So it comes out to be 451.5 किलो जूल। इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी, और इसकी यूनिट क्या है? केजी। So it will comes out to be kilo. So this amount of heat you have to give to totally vaporize the water at this pressure. Clear? So हमने सैचुरेटेड वेपर देख लिया, वाटर देख लिया, टेम्परेचर टेबल देख ली, प्रेशर टेबल देख ली। नाउ कम्स टू अनदर एग्जांपल which is a rigid tank contain this amount of water at this temperature. If 8 kg of water is in the liquid form and the rest is in the vapor form, determine the pressure in the tank and the volume of the tank. Clear? तो हमें ये क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है, और कहा क्या गया है हमें? एक रिजिड टैंक है जिसमें टोटल वाटर कितना रखा था? मास ऑफ टोटल, अगर मैं इसको T से रिप्रेजेंट करूं, देन टोटल मास इज 10 kg. मास इफ 8 kg ऑफ वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में कितना वाटर है? 8 kg. तो वेपर फॉर्म में कितना रह गया? 10 minus 8, that is 2 kg. Yes or no? Rest in vapor phase. Determine the pressure in the tank. तो ये टैंक है, ये क्या केस है? इसमें वाटर भी है और वेपर भी है, दोनों है। तो ये किस रीजन में है? वेट रीजन में। तो वेट रीजन में है तो हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन, विच इज मास ऑफ वेपर टू टोटल मास। यस और नो? दैट इज 2/10. तो इट कम्स आउट टू बी 0.2. सो 20% वेपर आपकी स्टीम आपकी वेपराइज्ड वेपर फॉर्म में है ना। जो वेट स्टीम है वो 20% वेपर फॉर्म में। नाउ अगर वो वेपर फॉर्म में है तो अगेन मुझे उसका प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि मैं अगर दोबारा से टीएस डायग्राम को एनालिसिस करूं, सो ये हमारा टीएस डायग्राम हुआ, एक कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा, वो वेट रीजन में है तो सपोज वेट रीजन में है तो सपोज वो इनसाइड कहीं यहां पर होगी, है ना। वो टेम्परेचर क्या होगा? दैट टेम्परेचर विल बी 90 डिग्री सेल्सियस, और 90 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंगली ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर विल बी द प्रेशर ऑफ, क्यों? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है वेट रीजन में प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। अगर प्रेशर गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टेम्परेचर गिवन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक प्रेशर फिक्स होगा। वो प्रेशर क्या होगा? सैचुरेटेड प्रेशर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मुझे गिवन है, यस और नो? टेम्परेचर इज गिवन, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस 90, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली सैचुरेटेड प्रेशर क्या है? 70.183। तो प्रेशर कितना हो गया? इसके लिए प्रेशर ए पार्ट में प्रेशर कितना हो गया? दैट इज 70.183 किलो पास्कल। ये प्रेशर कौन सा है? सैचुरेटेड प्रेशर एट
गिवन टी विच इज 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ द टैंक वी नीड टू फाइंड आउट। बी पार्ट, वॉल्यूम ऑफ द टैंक क्या होगा, अगेन वेट रीजन में है तो वी एफ स्पेसिफिक वॉल्यूम फाइंड आउट होगा, वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। अंडरस्टैंड, वी एफ जी मतलब वी जी माइनस वी एफ, सो वी एफ प्लस एक्स वी जी माइनस वी एफ। अब हमारे पास Vf और Vg की वैल्यू हमें अगेन स्टीम टेबल में जाना है। स्टीम टेबल के कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ये वैल्यूज जो गिवन है ये उठानी है ना। ये क्या है 0.001036, हम इसको लिख लेते हैं 0.001036 एंड 2.3593। ओके, सो क्या हो जाएगा, V विल बी, Vf की वैल्यू कितनी है 0.001036 प्लस x इज 0.2 इंटू 2.3593 माइनस 0.001036। सो ये क्या आ जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लेट मी फाइंड, दैट इज 0.2 2.3593 माइनस 0.001036। ओके, सो ये आ गया आपका प्लस 0.0036, दिस इज अबाउट 0.4727 मीटर क्यूब पर केजी। So we need to find out total volume, that is mass into specific volume. Total mass is given, that is 10 into 0.4727. So ये कितना आ जाएगा आपका 4.727 मीटर क्यूब। So this will be your final answer. So that is how you can use all the values of, find out all the values of properties in wet region. अच्छा, एक चीज और, जो कि x की वैल्यू अगर यहां पर 0.2 है तो x की वैल्यू फॉर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए क्या होगी। लिक्विड लाइन मतलब यहां पर क्या है, अगर मैं सैचुरेटेड लिक्विड की बात करूं या लिक्विड लाइन की बात करूं तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे x कितना होगा, x विल बी 0। व्हाई, बिकॉज there is no vapor at that point, that is why x is 0। अगर मैं सैचुरेटेड वेपर लाइन की बात करूं, x की वैल्यू कितनी होगी, that will be 1। why, because at that point the water content is 0, all the steam will be in vapor phase। तो वेपर फेज में रहेगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जो x है that varies from 0 to 1, ये 0 से 1 के बीच में वेरी करता। ओके, let us consider another example based on the concept that we have learned till now, and this example is basically based upon the first law of thermodynamics for open system that we have applied in last class, and also the concept of steam properties from the steam table। Okay, in last class those problem we have done are based on the fluid which is air। Okay, and that time for air we can take the enthalpy and we can apply the equation for the properties of ideal gas। but in case of steam or steam turbine, steam is not a ideal gas, so we cannot apply those equations which are for ideal gas, and we have to go to the steam table to find out all the properties at the inlet or outlet for the analysis of this device, okay, or this process। now by reading this statement that the power output of an adiabatic steam turbine is 5 megawatt and inlet and the exit conditions of the steam are as indicated in the figure। सो ये फिगर दिया है जहां पर इनलेट पे कंडीशंस दी हैं, दिस इज द इनलेट ऑफ द स्टीम टरबाइन एंड दिस इज द आउटलेट ऑफ द
Steam turbine. As you know, turbine is a work producing device, so it is producing this much of work per second, or we can say this is a power, because power is what? Work done per time is a power. Okay, so that is why we can say that this is a work done per time, per second. Okay, what we need to find? Compare the magnitude of enthalpy and kinetic energy and potential energy. Compare means we have to find out the change of the enthalpy, kinetic energy and potential energies. Then determine the work done per unit mass. Per unit mass basis पे हमें work done निकालना है. Sorry, calculate the mass flow rate of steam. Okay, now as we know what we do first we need to write all the given values, which is power given, that is 5 megawatt, or we can denote this as rate of work. Okay, and the inlet and exit conditions are mentioned here. So we need to analyze. Analysis will be basically first A part. A part says compare the magnitude of enthalpy and kinetic energy and potential energy. So for enthalpy, enthalpy change we need to find. Enthalpy change is what? That is H2 minus H1. That is how we can compare, or we can say that H1 minus H2 doesn't matter, because he is saying that compare the magnitude. So we have to compare the magnitude of enthalpy. In turn, we need to find out the enthalpy at the inlet and the outlet. So finding out the enthalpy for inlet condition के लिए हम चेक करते हैं how to find the enthalpy of the steam. Understand? Now the pressure at the inlet is given, that is 2 megapascal. This can be written as what? 2000 kilopascal, as mega is 10 की power 6, so we can give 10 to the power 3 to 2, and kilo is for 10 to the power 3. Now temperature will be at the inlet is 400 degree Celsius. So we need to find the enthalpy. For that we need to go to the table. Okay, and in table we have two tables, one is saturated, one is superheated. So which table we have to use? Again we have to check whether this steam is saturated, or what is the state of this steam. State, how we can, I have told you in this class also that I will tell you how we can fix the state by using the properties of the steam. These are the properties, so we are fixing the state, in which state this steam should be at this point of time. Okay, so pressure is given and temperature is given. For checking or for fixing the state, first we go to saturated table. This is the saturated table for pressure. Yes, this is pressure mentioned here, and 2000, this is the unit, that is kilopascal, and we need to go to 2000 kilopascal. For that the T saturation is what? 212. If it is 212 and the temperature at this is given what? Temperature is given what? T1 is 400. So T saturation at this P is what? 212 point around 4 degree Celsius. So it is less than the T1. So it means the temperature at which steam is, जिस टेम्परेचर पे आपकी स्टीम इस प्रेशर पे है, वो टेम्परेचर उसके सैचुरेशन टेम्परेचर से ज्यादा है. सो इट मींस दैट it is superheated up to the 400 degree Celsius. So steam is superheated. So we can conclude that it is superheated. If it is superheated, we have to go to what? Superheated steam table. If we have to go to superheated steam table, for that हमें क्या देखना होगा? 2 megapascal. So 2 megapascal, here it is 2 megapascal, unit is megapascal, so 2 megapascal, and you can also recheck that the saturation temperature is written in the bracket, as I told you earlier also. Okay, now we need to find the properties. As you can see, at this pressure there are various properties. For which property we need to get? This is the saturation this is the temperature at which you need to find the property. So
you have to go to 400 degrees Celsius because your steam is at 400 degrees Celsius at this pressure. So we have to check this row, this one. This is the volume, this is the internal energy, and this is the enthalpy of the steam. So enthalpy of the steam is what? 3248.4. What unit? Unit is kilojoule per. You can see here the unit are kilojoule per kg. Okay, so we'll go to this. So enthalpy at this state, that is H1, is 3248.4 kilojoule per kg. Okay, so this is the enthalpy at the inlet. Now at the outlet we need to find. For outlet, they have given that the quality of the steam is this. If they have mentioned the quality of the steam, then it is very clear that steam is in the region of wet. Okay, steam क्या है at the outlet of the turbine? Steam wet है. अगर steam wet है तो हमें enthalpy कैसे निकालना होगा? As I am writing here as the quality. It is also known as quality of steam. What? हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को क्वालिटी ऑफ स्टीम भी बोलते हैं. ड्राइनेस फ्रैक्शन को क्वालिटी ऑफ द स्टीम भी बोलते हैं. ठीक है. सो x इज गिवन एज x इज 0.9. इट इज clear that steam at the outlet of steam turbine is wet steam. It is wet steam. If it is wet steam, then we have to find the H2 as HF plus X2, that is X2 Hg, or I am writing HFG. HFG means Hg minus HF. So this is at what pressure? At P2 pressure. P2 is what given? The outlet pressure of the steam. So it is 15 kilopascal. So 15 kilopascal पे जो भी हमारी क्वालिटी, जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें कहां से निकालनी होंगी? अगेन वी हैव टू गो टू सैचुरेटेड टेबल. यस, सैचुरेटेड टेबल में किसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें देखना है? 15 किलो पास्कल के, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी HF कितनी है ये, और HFG कितनी है 10. सो वी हैव द वैल्यूज ऑफ HFG. यस, नाउ writing the values, that is H2, HF is what? 225.94 plus X is what? 0.9, and that is 2372.3. So it comes out to be what? That is 225.94 plus 0.9 into 2372.3. So it comes out to be 2361.01. So unit will be kilojoule per kg. Understand? So this is your H2. So enthalpy change, the enthalpy change will become what? H2 minus H1. Yes, so H2 minus H1 will be the enthalpy change as, or comparison of enthalpy. Comparison of enthalpy means that the enthalpy at the inlet is more than the enthalpy at the outlet, and it is also true because we use this enthalpy to get the work output, as I have explained you earlier also. Okay, so we need to minus 3248.4. So it will comes out to be minus 88.39 kilojoule per kg. Clear? So this is the enthalpy change. Okay, now we need to find out the change in kinetic energy also, and change in kinetic energy will be what? V2 square minus V1 square by 2. This is per unit mass basis. Okay, so per unit mass basis velocity is given V1 50 and V2 180. So
it will comes out to be 180 square minus 30 square by 2. 30, yes, sorry, 50, it's 50. So we have to rub this value, erase this value, and this is 50. So it will come out to be in joule per kg. So we need to get it in kilojoule. So I am dividing this value by 1000. So this will give you in 2 into 10 ki power 3. Okay, so that is 14.95 kilojoule per kg. Clear? So this is 14 point. Yes. Next, we need to find out potential energy change. Change in potential energy. So that is potential energy is the difference of head. So head is 10 meter at this inlet and at the outlet it is 6 meter. Okay. So G into Z2 minus Z1 will be the potential energy change per unit mass basis. So that is 9.81 into 6 minus 10. Again, this will comes and in joule. So I am dividing this value by 10 ki power 3 so that I will get the unit in kilojoule. Okay, so 9.81 into 4. So it comes out to be 0 minus 0.3924 kilojoule per kg. So these are the values of comparison of three energies. Clear? Next, determine the work done per unit mass basis. Per unit mass basis पे हमें work done निकालना है of the steam flowing through the turbine. So we need to apply what? Again, energy balance equation. Yes or no? So I am using, और डायरेक्टली आई कैन राइट स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का यूज करेंगे हम. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर दिस केस विल बी मास into, no sorry, as it the work done need to be in per unit mass basis. See here, work done is per unit mass basis, so we need not to include the mass. So enthalpy at the inlet plus v1 square by 2 plus gz1 plus q. I am writing all the enthalpy as similar to previous cases प्लस GZ2. हम बाद में देखेंगे कि क्या रहेगा, क्या टर्म रहेगी और क्या नहीं रहेगी. ठीक है. सो दिस इज W. नाउ एज वी नो द एंथैल्पी इज देयर, वेलोसिटी इज देयर, Z potential energy is there, but Q is there or not? As they are written, they have written the adiabatic steam turbine. Adiabatic means there is no transfer of heat. ओके. एडियाबैटिक का मतलब होता है कि जो हीट का इंटरेक्शन है टू दी सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो. ठीक है, कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं हो सकता. तो हमें Q की टर्म को नेग्लेक्ट करना होगा. और W क्या है? इट इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस. सो W विल बिकम W आउटपुट. ओके, सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली W आउट विल बिकम व्हाट? H1 माइनस H2. यस और नो? प्लस काइनेटिक एनर्जी का चेंज, यस, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज. सो हमने चेंजेस तो निकाले ही हैं पहले, है ना. वी हैव कैलकुलेटेड दीज चेंजेस, बट यहां पे हमने H2 माइनस H1 किया था जो कि नेगेटिव आया था. और अगर हम H1 माइनस H2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. वैल्यू सेम रहेगी. ठीक है. सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग 887.39. यस, 8837.9. नेगेटिव साइन छोड़ दिया, प्लस ये पॉजिटिव आया था V2 माइनस V1. तो हमारे पास क्या है? V1 माइनस V2. तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो नेगेटिव, आई एम राइटिंग द वैल्यू एज नेगेटिव 14.95. देन Z1 माइनस Z2 इज नेगेटिव. सॉरी, Z1 माइनस Z2 चाहिए और Z2 माइनस Z1 जो है वो नेगेटिव आया था. तो वी कैन टेक द पॉजिटिव वैल्यू. So this will comes out to be what? 87.39 minus 14.95
plus 0.3924. So it is comes out to be 872.8324 kilojoule per kg. It is kilojoule per kg. Clear? So this is your work output. This is your work output for per unit mass of steam. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी पर यूनिट जो स्टीम टरबाइन है, अगर उसमें 1 यूनिट मास ऑफ स्टीम को आप फ्लो कराएं तो वो आपको इतना वर्क, किलो जूल वर्क आपको देगा. क्लियर? नेक्स्ट ही वांट्स टू नो कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम. हाउ टू कैलकुलेट द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम? दैट इज सी पार्ट. सी इज दैट mass flow rate of steam. If we need to find out mass flow rate of steam, that is m dot. Okay, कितना mass flow rate of steam चाहिए आपको? देखो ये वर्क क्या है, ये वो वर्क है, वो एनर्जी है जो वर्क आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप 1 kg ऑफ स्टीम को फ्लो कराएं उस टरबाइन से. ओके, और ये वो वर्क है जो आपको टोटल वो दे रहा है टरबाइन, that turbine is generating this much of amount of work per second. Clear? So this is what 5 megawatt. So the power means I am writing here work done by turbine per unit time, or time is in second because it is kilowatt. So that is 5 megawatt. यानी कि उसका क्या मतलब है, 5 मेगा जूल एनर्जी पर सेकंड में वो आपको प्रोड्यूस कर रहा है. और वर्क आउटपुट फॉर पर यूनिट mass of steam is what? That is this value 872.8324. 872.8324. So this is what this kilojoule of work you are getting for per unit mass of steam, and total steam mass flow rate he wants to know. So अगर मैं कहूं this power will be equals to what? The mass flow rate multiplied by this work. Yes or no? The total steam required per second into the 1 किलो steam के लिए कितना वर्क आउटपुट हो रहा है. तो ये जो पावर है वो किसके बराबर हो जाएगी कि कितना स्टीम आपको चाहिए per second to get this amount of work output. As you know, the unit 1 unit के लिए कितना required है वो ये है. तो mass flow rate will become power divided by W. So that is 5 into 10 की पावर 3, because ऊपर मेगा है तो उसको 10 की पावर 3 into 72.8324. मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी किलो जूल में बदल दिया, किलो जूल पर सेकंड में बदल दिया. सो ये क्या हो गया, किलो जूल पर सेकंड. तो अब इसकी यूनिट्स देखो, आपको क्लियर हो जाएगा इससे कि ये कैसे वैलिड है. दिस इज इन किलो जूल पर सेकंड, यस, एंड दिस इज इन किलो जूल पर केजी. सो दिस केजी विल गोज अप. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा, किलो जूल पर सेकंड एंड किलो जूल पर केजी कहां चला जाएगा, ऊपर. सो केजी विल गोज अप, दिस किलो जूल विल कट कैंसल्ड एंड दिस विल बिकम किलो केजी पर सेकंड. सो इट इज द यूनिट ऑफ मास फ्लो रेट. दैट इज हाउ we'll get mass flow rate will be equal to 5000 divided by 872.8324. that is 5.728 kg per second. So this is the total mass required per second to get this much of work output from your turbine. It is the interpretation of this value. Okay, so that is how you can
solve these problem with the help of a steam table, because steam, again I am repeating this, we cannot use ideal gas relationships for steam. ओके, हम स्टीम के लिए आइडियल गैस इक्वेशंस नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो आइडियल गैस नहीं है ना. दैट इज व्हाई वी हैव टू गो टू स्टीम टेबल. और स्टीम टेबल को कैसे रीड करना है, दैट आई हैव टोल्ड टीच्ड यू थ्रू दीज 4 न्यूमेरिकल्स, है ना. इसमें हमने ये भी देखा कि सैचुरेटेड लिक्विड के लिए कैसे होगा, वेट रीजन में कैसे होगा, सैचुरेटेड वेपर पे कैसे होगा, एंड सुपरहीटेड रीजन में कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो that is all for today, and thank you. If you have any problem related to this, you can comment below, and I will try to solve each and every and address each and every issues or doubts of yours. Okay, thank you for listening patiently. Thanks.